पुर्रौनक चेहरा, हशाश बशाश तबीयत, बावकार अंदाज, लबों पर मुस्कुराहट, कारकुनों के नारों का जवाब देती और हाथ हिलाती हुई मरियम नवाज की पनामा JIT में पहली पेशी। पुलिस अफसर अरसला सलीम ने मरियम को सैल्यूट किया। लीगी कारकुनों का पार्टी तरानों पर रक्स, आबिद शेर अली भी झूमते रहे। लोगों को पता है कि ना वो खुद झुकेगा, ना वो अपने वोट को झुकने देगा, और वो आईन और कानून और सिविलियन बालादस्ती के लिए खड़ा है, खड़ा रहेगा। JIT के सामने पेशी के बाद मरियम नवाज का जारहाना अंदाज, कहा किसी लीडर में हिम्मत नहीं कि वो गैर आईनी इकदाम के सामने डट सके। खौफ खाओ उस दिन से जब नवाज शरीफ अपनी कहानी अवाम के पास लेकर जाए और सीने में दफन राज बताए। उसको इस नहज पे मत लेकर जाओ कि जो राज उसके सीने में दफन है, जो साजिशें उसके खिलाफ हो रही हैं, वो अवाम को ये बताने पे मजबूर हो जाए। और साजिशें भी नवाज शरीफ के खिलाफ इसलिए होती हैं कि साजिश करने वालों को ये पता है कि वो मुहिब्बे वतन इंसान है। मैंने आज वो कर्ज उतार दिया जो मुझ पे वाजिब भी नहीं था। मैंने कहा आप मुझे काइंडली ये बताइए कि हम पे इल्जाम क्या है, और उनके पास इस बात का कोई जवाब नहीं था। वजीर आजम की साहबजादी ने एक ही पेशी में सब कर्ज भी उतार दिए। कहती हैं हम छुप सकते थे, इस्तिस्ना ले सकते थे, लेकिन हमने कमर दर्द का बहाना बनाकर गाड़ी अस्पताल मोड़ी, ना रेस्ट हाउस में छुप कर बैठे। कप्तान भी मरियम नवाज के निशाने पर, कहा कि जो रुलाने की बातें करते थे वो सुन ले, रुलाने वाली जात सिर्फ अल्लाह की है, मुकद्दमा करने वालों की खुद ऑफशोर कंपनीज हैं, दूसरों को पैसों पर पलने वालों की जायदादें कैसे बनी। मुल्क में जमहूरियत नहीं बादशाहत है। मिसाल देखनी है तो मरियम नवाज की पेशी को ही देख लें। कप्तान के ताबड़तोड़ बाउंसर्स बोले, पेशी के बाद बाहर निकलने वाले मेरी तारीफें करना शुरू कर देते हैं। और अगर आपने आज कोई मिसाल देखनी थी बादशाह की, तो शहजादी मरियम को जाते देखना था। आज आपने एक प्राइम मिनिस्टर की बेटी, आम शहरी है वो इस तरह जा रहा है जिस तरह हाथ रहा है, पुलिस सलूट कर रही है उसको। वो है कौन वो? फवाद चौधरी ने मरियम नवाज को फ्रंट विमेन करार दे दिया। कहा क्या बेटियों के नाम पर चोरी का पैसा रखना जायज है? इमरान खान आज भी झूठ बोलने से बाज नहीं आए। मरियम नवाज सरकारी प्रोटोकॉल में जुडिशल एकेडमी नहीं आई। मरियम औरंगजेब का इमरान खान को तुर्की बतुर्की जवाब। हमने मनी ट्रेल पेश कर दी, अब सवाल उनसे पूछा जाए जो मुल्क में मौजूद अपनी जायदाद के हवाले से कुछ भी पेश नहीं कर सके। हुसैन नवाज भी कप्तान पर बरस पड़े। पनामा JIT के ग्राउंड में पेशियों का फाइनल राउंड। चेयरमैन नैब कमर जमान चौधरी भी तहकीकाती टीम के सामने पेश। उदैबिया रेफरेंस का रिकॉर्ड जमा कराया। बोले कि रेफरेंस खारिज करने का हुक्म लाहौर हाई कोर्ट ने दिया। साबिक नैब प्रोसिक्यूटर ने अपील न करने की राय दी। कौन होगा आउट, कौन रहेगा नॉट आउट? जुलाई का महीना दो अहम सियासी कायदीन के मुस्तकबिल का फैसला करेगा। पनामा JIT हतमी रिपोर्ट 10 जुलाई को जमा कराएगी। इमरान खान नाअहली केस की समाअत सुप्रीम कोर्ट में 11 जुलाई को होगी। JIT के रुकन ब्रिगेडियर कामरान खुर्शीद और इरफान मंगी दुबई से वतन वापस पहुंच गए। अहम मुलाकातें की। गल्फ स्टील की मनी ट्रेल और इसाक डार की दुबई में जायदाद से मुतालिक मालूमात जमा की। 5 जुलाई 1977 को मुंतखब हुकूमत का तख्ता उलटने के खिलाफ पीपल्स पार्टी का यौम सियाह। शहर शहर तकारीब। साबिक सदर आसिफ जरदारी कहते हैं जो तारीख में जिंदा नहीं रहना चाहते वो पनामा और जेलों से डरते हैं। इंतखाबात में बल्ले को भी कोई फायदा नहीं होगा। लैपटॉप देकर इलेक्शन जीतने का ये मतलब नहीं कि पीपल्स पार्टी मैदान में नहीं है। वजीर आजम की ताजिकिस्तान के वजीर आजम और सदर से मुलाकातें। बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर गुफ्तगू। दोनों ममालिक दो तरफा तिजारत बढ़ाने,
دیگر شعبوں میں تعاون بہتر بنانے پر اتفاق، مختلف سمجھوتوں پر دستخط۔ صحافیوں سے گفتگو میں کہا کہ ہر وزیر اعظم کو 5 سال پورے کرنے چاہیے، جمہوریت کا عمل جاری رہنا چاہیے۔ پاکستان کا نصر میزائل کا کامیاب تجربہ، ISPR کے مطابق میزائل 60 سے 70 کلومیٹر تک کے ہدف کو نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ آرمی چیف کہتے ہیں نصر میزائل نے بھارت کے کولڈ سٹرائک منصوبے پر پانی پھیر دیا، ہر قیمت پر جنگ سے بچنا چاہتے ہیں۔ کراچی کے حلقہ PS 114 میں ضمنی انتخابات سے پہلے گہما گہمی، حلقے میں سیاسی جماعتوں کے پوسٹرز، پرچموں کی بہار۔ فاروق ستار کہتے ہیں پیپلز پارٹی حکومت اور 6 ہتھ کنڈوں پر اتر آئی ہے، پولیس ووٹرز کو دھمکا رہی ہے، الیکشن کمیشن نے تحفظات مسترد کر کے باریک کام کیا۔ سندھ اسمبلی سے نیب قانون کی منسوخی کی منظوری، ہائی کورٹ نے نیب مقدمات کی سماعت روک دی، قانون کی منظوری کے باوجود نیب کی کارروائیاں جاری۔ پولیس فنڈ خود بٹ کیس میں AIG لاجسٹک کو گرفتار کر لیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ کہتے ہیں نیب قانون سندھ کی ترقی کی راہ میں رکاوٹ تھا۔ گورنمنٹ امپلائیز کو ہراس کیا جا رہا ہے۔ آپ جو کہہ رہے ہیں نا ہم خرچ نہیں کر سک رہے، ایک میجر وجہ یہ ہے کہ ہمارا افسر نہیں خرچ کرتا۔ اب یہ کرپشن پہ دیکھیں، اگر کوئی چیز صوبائی حکومت غلط کر رہی ہے اس کا پروونشل ایگزیکٹو کو اتھارٹی ہے صحیح کرنے کی۔ ٹریفک اہلکار قتل کیس میں MPA عبدالمجید اچکزئی کوئٹہ کی عدالت میں پیش، پھر 2 روزہ ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کر دیا گیا۔ ڈالر کے مقابلے میں پاکستانی روپیہ 44 مہینوں کی کم ترین سطح پر آ گیا۔ انٹر بینک میں ڈالر 3 روپے 10 پیسے اضافے سے 108 روپے پر بند۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار کا ڈالر کی قیمت میں مصنوعی اضافے پر اظہار تشویش، قومی بینکوں کے صدور کا ہنگامی اجلاس کل بلا لیا۔ السلام علیکم ناظرین، آج 9 بجے کے ساتھ میں ہوں آسماء اقبال۔ میں ہوں ارباب جہانگیر۔ آج کے بلیٹن کے اہم موضوعات ہیں۔ ہم پہ الزام کیا ہے؟ ان کے پاس اس بات کا کوئی جواب نہیں تھا۔ میں نے آج وہ قرض اتار دیا جو مجھ پہ واجب بھی نہیں تھا۔ منی ٹریل کی اگر آپ نے بات کرنی ہے تو اس شخص سے بات کیجئے کہ پاکستان میں ایسٹ ہے اس کے نام اور اس کی وہ منی ٹریل نہیں دے سکا ہے۔ کوئی مثال دیکھنی تھی بادشاہ کی تو شہزادی مریم کو جاتے دیکھنا تھا، آج آپ نے وہ اس طرح جا رہا ہے جس طرح ہاتھ رہا ہے، پولیس سلوٹ کر رہی ہے اس کو، وہ ہے کون وہ؟ اور ناظرین اس کے علاوہ نیوز شو میں آپ کو بتائیں گے کہ مریم نواز کے علاوہ اور کون JIT میں پیش ہوا، ساتھ ہی اس پر بھی بات کریں گے کہ کیا کبھی کوئی دوسری خاتون عدالتوں میں پیش ہوئی ہے، اور چیمپئنز کے فوجی استقبال سمیت کئی اہم خبریں ہمارے پاس ہیں، لیکن سب سے پہلے ہماری ٹاپ سٹوری۔ بلیٹن کا آغاز کریں گے ملک میں سیاسی گرما گرمی سے۔ کافی بحث مباحثے اور گرما گرم سیاسی بیان بازی کے بعد مریم نواز بھی پاناما JIT کے سامنے آخر کار پیش ہو ہی گئی ہیں۔ اس پیشی کے بعد مریم نواز کا لہجہ انتہائی سخت دیکھا گیا، سیاسی مخالفین پر خوب گرجی، خوب برسی، دھمکیاں بھی دی اور مشورے بھی۔ نواز شریف کی بیٹی کو اس کی کمزوری سمجھنے والے نواز شریف کی بیٹی کو انشاءاللہ اس کی طاقت پائیں گے۔ نون لیگ کی دوسرے درجے کی قیادت بھلے ہی مریم نواز کی JIT میں پیشی کو بیٹی یا خاتون سے جوڑتے ہوں اور خاتون کا کمزور پہلو اجاگر کر کے سیاسی فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے رہے ہوں، لیکن مریم نواز نے پیشی کے موقع پر ایسا کوئی تاثر قائم ہونے نہیں دیا۔ وہ پر اعتماد تھیں، لہجے میں سختی بھی تھی اور مخالفین کے لیے للکار بھی۔ مریم نواز نے وزیر اعظم کے سیاسی عزم کا فلسفہ بھی واضح کیا۔ آئین اور قانون اور سویلین بالادستی کے لیے کھڑا ہے، کھڑا رہے گا۔ اس کے علاوہ کسی بھی لیڈر میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ وہ کسی بھی غیر قانونی، غیر آئینی قدم کے سامنے دیوار بن کے کھڑا ہو جائے۔ وزیر اعظم کی بیٹی نے ایک ہی پیشی میں قرض اتارنے کی بات یوں کی۔ اور باوجود اس کے
کہ سپریم کورٹ کے آرڈر میں میرا نام نہیں ہے. میں آج پاکستان کی بیٹی ہونے کی حیثیت سے, ایک سٹنگ پرائم منسٹر کی بیٹی ہونے کی حیثیت سے, اور اس انسان کی بیٹی ہونے کی حیثیت سے جس نے ہمیشہ آئین اور قانون کی پاسداری کی ہے, میں نے آج وہ قرض اتار دیا جو مجھ پہ واجب بھی نہیں تھا. مخالفین کو للکارتے ہوئے بولیں کہ بہتر ہے وزیر اعظم کو خاموش رہنے دیں. اس دن سے خوف کھاؤ جب نواز شریف اپنی کہانی عوام کے پاس لے کے جائے گا. اس کو اس نہج پہ مت لے کر جاؤ کہ جو راز اس کے سینے میں دفن ہے, جو سازشیں اس کے خلاف ہو رہی ہیں, وہ عوام کو یہ بتانے پہ مجبور ہو جائے. اور سازشیں بھی نواز شریف کے خلاف اس لیے ہوتی ہیں کہ سازش کرنے والوں کو یہ پتہ ہے کہ وہ محب وطن انسان ہے, وہ سازش جھیل جائے گا, وہ برداشت کر جائے گا, مگر وہ وطن کی خاطر زبان نہیں کھولے گا. مریم نواز نے طنزاً مشورہ دیا کہ مخالفین وزیر اعظم کو روک لیں, ورنہ وہ 2018 میں ایک بار پھر حکومت بنا لیں گے. روک لو نواز شریف کو, ورنہ پاکستان سے دہشت گردی کا مکمل خاتمہ ہو جائے گا. روک لو نواز شریف کو, ورنہ بجلی کے منصوبے مکمل ہو جائیں گے. روک لو نواز شریف کو, ورنہ لوڈ شیڈنگ ختم ہو جائے گی. روک لو نواز شریف کو, ورنہ سڑکوں کے جال بچھ جائیں گے. روک لو نواز شریف کو, ورنہ سی پیک مکمل ہو جائے گا. روک لو نواز شریف کو, ورنہ وہ 2018 کا الیکشن جیت جائے گا. انہوں نے پیشیوں کے پیچھے چھپے مخالفین کے ایجنڈے کی وضاحت بھی کی. ایک ڈان لیگز بھی آئی تھیں, اس میں بھی مجھے انوالو کیا گیا تھا. وجہ ایک ہی ہے, وجہ یہ ہے باپ کو بیٹی کا نام استعمال کر کے انڈر پریشر لانا. مریم نواز کا مزید کہنا تھا کہ الزامات لگانے والے کچھ بھی ثابت نہیں کر سکے. ایک پیسے کی کرپشن, ایک پیسے کی کک بیک, ایک پیسے کی کوئی انوملی, ایک پیسے کی کوئی کمیشن, کک بیک, منی لانڈرنگ اگر ہے تو سامنے لاؤ. لیکن وہ سامنے اس لیے نہیں آ سکی کہ اس کا کوئی وجود ہی نہیں. ناظرین, شریف خاندان کو مسلسل تنقید کا نشانہ بنانے والے عمران خان کو بھی مریم نواز نے آڑے ہاتھوں لیا اور کہا کہ الزامات لگانے والے جواب دے کہ کیا آپ کی آف شور کمپنیاں حلال ہیں. انہوں نے کہا کہ دوسروں کے پیسوں پر پلنے والے اپنی جائیدادوں کا حساب دیں. انہوں نے یہ بھی کہا کہ JIT میں پیش ہو کر احتساب کی روایت برقرار رکھی. دوسروں کی طرح چھپنا چاہتی تو بہت مواقع تھے. تفصیل اس رپورٹ میں. کہ جنہوں نے پیناما لیکس کے اوپر ہم پہ مقدمے کر رکھے ہیں آف شور کمپنیز کے, مقدمہ کرنے والوں کی اپنی آف شور کمپنیز ہیں, مگر کیونکہ پیناما لیکس میں نام نہیں ہے تو وہ ان کی آف شور کمپنیز حلال ہیں, باقیوں کی حرام ہیں. جوڈیشل اکیڈمی کے باہر مریم نواز نے توپوں کا رخ کپتان کی جانب کیا اور خوب لفظی گولہ باری کی. اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ میں ان کو رلاؤں گا تو وہ یہ سن لے کہ جھکانے کی اور رلانے کی طاقت صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے پاس. مریم پیشیوں سے بچنے والوں پر طنز بھی کر گئیں. ہم بھی اقتدار کے ایوانوں میں چھپ سکتے تھے, ہم بھی کمر درد کا بہانہ بنا کے گاڑی کو ہسپتال کی طرف موڑ سکتے تھے, ہم بھی عدالتوں سے ایبسکونڈر ہو کے نتھیا گلی کے سرکاری ریسٹ ہاؤس میں جا کے چھپ سکتے تھے, ہم تھے, مگر ہم نے حساب دیا. انہوں نے سوال کیا کہ دوسروں کے پیسوں پر پلنے والوں کی جائیدادیں کیسے بنی. لیکن مجھے اس بات کا جواب ملے گا کہ جن لوگوں کا سوائے لوگوں کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے رکھنے کے, سوائے مانگ تانگ کے گزارے کے, جن لوگوں کا کوئی کاروبار نہیں ہے, جن کا کوئی ذریعہ آمدن نہیں ہے, ان سے سوال کیوں نہیں پوچھا جا رہا. مریم نواز نے کپتان کا نام لیے بغیر کہا کہ الزامات لگانے والوں کی آخرت سے بھی خوف آتا ہے. مگر مجھے اس انسان کی دنیا سے بھی خوف آتا ہے
उस इंसान की आखिरत से भी खौफ आता है जिसने अपने ऊपर झूठों के, झूठे इल्जामात के, बहतानों के जो उसने 20 करोड़ अवाम के सामने लगाए हैं, इतना बोझ लाद लिया अपने ऊपर कि इस दुनिया, अगली दुनिया में तो क्या शायद इस दुनिया में भी वो हिसाब ना दे सके। वजीर आजम की साहबजादी का कहना था कि अगर नवाज शरीफ के खिलाफ साजिश करोगे तो वो नवाज शरीफ पहले से ज्यादा ताकत के साथ वापस आएगा। नाज़रीन, मरियम नवाज ने JIT के सवालात के जवाबात क्या दिए होंगे? कुछ अंदाज़ा तो उनकी बाहर आकर मीडिया टॉक से भी लगाया जा सकता है। मरियम नवाज की JIT की पूछताछ से मुतालिक वही अल्फाज थे जो इससे पहले उनके खानदान के छोटे बड़े अदा कर चुके हैं। मरियम नवाज का JIT के सामने लहजा भी वैसा ही था जैसा शरीफ खानदान के मर्दों का था। JIT के सवालात का जवाब देने के बाद उनसे सवाल करने की अपनी खानदानी रवायत को उन्होंने भी आगे बढ़ाया। ये मैंने JIT के मेंबरान को भी कहा था, मैंने कहा कि आप क्या ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, क्या मामला है, कोई करप्शन का केस है, कोई कमीशन का केस है, किसी ठेके में पैसे लिए हैं, वो सरकारी रकम का कोई खुर्द-बुर्द है, सरकारी खजाने कोई लूट खसूट है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है और वो इसका जवाब ही नहीं दे सके। आज तक कोई सरकारी खुर्द-बुर्द का एक धीरे का कोई हमारे खिलाफ केस है, कोई करप्शन का, किसी सड़क में ठेके का, किसी अपना मेट्रो बस के ठेके का मेरे खिलाफ या वजीर आज़म के खिलाफ, या इतने बड़े पावर प्रोजेक्ट्स अरबों रुपए के लग रहे हैं, अरबों डॉलर्स के। मैंने उनसे एक सवाल ज़रूर पूछा JIT से कि मुझसे आप ये सारे सवाल पूछ रहे हैं, मुझसे आप सारे डॉक्यूमेंट्स मांग रहे हैं, मुझे आज कम से कम मेरा इतना हक है कि मैं पूछूं कि मेरा कसूर या जो कोई इल्ज़ाम है वो भी बता दें कि मेरे पे इल्ज़ाम क्या है जिसके लिए मुझे 5-5 घंटे 7-7 घंटे बुलाया जा रहा है। JIT वालों से मैंने पूछा, जब उन्होंने सब सवाल कर लिए तो मैंने उनको कहा कि आप लोगों ने मुझसे बहुत सारे सवाल किए और मैंने ये कोशिश की कि जो आपके सवाल आते उनके मैं ऑनेस्टी से जवाब दूं, मगर एक सवाल अब मेरा भी है, क्या मैं कर सकती हूं? उन्होंने कहा आप पूछे। मैंने कहा आप मुझे काइंडली ये बताइए कि हम पे इल्ज़ाम क्या है, और उनके पास इस बात का कोई जवाब नहीं था। सिर्फ यही नहीं, मरियम नवाज ने JIT पर तनकीद के लिए अपने छोटे भाई हसन नवाज के अल्फाज भी दोहराए। समन्स का तो मैंने जैसे बताया जुमा बाजार लगा हुआ है, हर तरफ हर दिन रात समन्स पे समन्स इशू हो रहे हैं, वजह नहीं बता रहे। मुझे तो वजह नहीं बताई कि हसन साहब आपको बुलाया है, आपके सारे कागज मंगवाए हैं, आपके बैंक लोन एग्रीमेंट्स मंगवाए हैं, आपके सारे टैक्स के हमने कागजात मंगवाए हैं, ये आप पे इल्ज़ाम है, हमें ज़रा ये इसका जवाब दें। ये दुनिया की शायद पहली JIT है। दुनिया में होता है ऐसे कि पहले इल्ज़ाम लगता है, JIT उसके बाद बनती है। ये पहली JIT है जो पहले बन गई है और वो इल्ज़ाम ढूंढ रही है कि इल्ज़ाम क्या लगाएं इनके ऊपर। JIT के सामने शरीफ खानदान के मौक़िफ़ को देखकर लगता है कि उन्होंने अपने जवाबात पहले से तैयार कर रखे थे, जिनका फैसला गहरी मुशावरत के बाद किया गया था। इससे पहले मरियम नवाज पुरएतमाद मगर शाहाना अंदाज में JIT आई। अंदाज किसी मंजे हुए सियासी रहनुमा सा था। पूरा प्रोटोकॉल दिया गया। वजीर आजम की साहबजादी ने मीडिया को भी अपने तरीके से हैंडल किया। वजीर आजम की साहबजादी मरियम नवाज को वालदा ने गले से लगाया और कुरान के साए तले पनामा JIT में पेशी के लिए रुखसत किया। 15 गाड़ियों के शाहाना काफले के हमरा वजीर आजम हाउस से रवाना हुई। कैप्टन सफदर रिटायर्ड उनकी गाड़ी ड्राइव कर रहे थे, जबकि दोनों भाई हुसैन और हसन नवाज पिछली नशिस्तों पर मौजूद थे। जुडिशल अकेडमी की इमारत के बाहर सब्ज लिबास जेबतन किए मरियम नवाज गाड़ी से उतरी तो प्रोटोकॉल पर तैनात इस्लामाबाद पुलिस की खातून अफसर अरसला सलीम ने उन्हें सैल्यूट किया। चेहरे पर मुस्कुराहट, पुरसुकून अंदाज के साथ मरियम नवाज ने लीगी सपोर्टर्स को हाथ हिलाकर जवाब दिया और जुडिशल अकेडमी में दाखिल हो गयीं।
तकरीबन 2 घंटे की पेशी के बाद मरियम नवाज बाहर आईं तो उनका इत्मीनान जारहाना मूड में बदल गया। मीडिया टॉक में मुखालिफिन पर तनकीद के साथ सहाफियों को सवाल करने पर इंतजार की तलकीन करती रहीं। तवील मीडिया टॉक के बाद मरियम नवाज सहाफियों के सवालों का जवाब क्या देती, हाथ हिलाया और काफिले के हमरा वापस वजीर आजम हाउस के लिए रवाना हुई। और मरियम नवाज के बाद हुसैन नवाज ने भी मुखालिफिन को आड़े हाथों लिया। कहा अगर मनी ट्रेल की बात करनी है तो उस शख्स से बात करें जिसके पाकिस्तान में असासे हैं, लेकिन वो मनी ट्रेल नहीं दे पा रहा। अगर नवाज शरीफ की मनी ट्रेल की बात करनी है तो वो हम दे चुके हैं। उन्होंने ये तमाम बातें जुडिशल एकेडमी के बाहर मीडिया से कही। एक सवाल पूछा गया मनी ट्रेल के मुतालिक, और मैं एक बात जो है ना आप सबको बावर करा देना चाहता हूँ कि मनी ट्रेल का अगर आपने को बात करनी है, मनी ट्रेल की अगर आपने बात करनी है तो उस शख्स से बात कीजिए कि पाकिस्तान में एसेट है उसके नाम और उसकी वो मनी ट्रेल नहीं दे सका है। अगर आपने नवाज शरीफ की मनी ट्रेल की बात करनी है तो ना सिर्फ हम दे चुके हैं, बल्कि आपको पहले नवाज शरीफ का किसी असासे के साथ लिंक साबित करना होगा, उसके बाद आप बात करें। नून लीगी रहनुमा तलाल चौधरी कहते हैं हमें एहतिसाब से इनकार नहीं, लेकिन हमें इंतकाम नजर आ रहा है। मरियम नवाज की तलबी जाहिर करती है कि कोई इंतकाम ले रहा है, ताहम JIT ये न समझे कि वो जवाब दे नहीं। मरियम नवाज की तलबी ये बात जाहिर करती है कि कोई अना की तस्कीन कर रहा है, कोई इंतकाम लेना चाह रहा है। JIT वाले उतने ही जवाबदेह हैं सुप्रीम कोर्ट को जितनी शरीफ फैमिली या फिर कोई और पाकिस्तानी। JIT ये न समझे कि वो जवाबदेह नहीं, वो सुप्रीम कोर्ट को भी जवाबदेह है, वो पार्लियामेंट को भी जवाबदेह है, वो अवामी अदालत को भी उसको जवाब देना होगा, क्योंकि ये मुकदमा सियासी है, ये मुकदमा कानूनी नहीं, ये एहतसाब का मुकदमा नहीं, ये इक्तदार तक पहुंचने वाले का लिए मुकदमा बनाया गया है। लेकिन इक्तदार तक पहुंचने के लिए अवामी JIT से क्लीन चिट भी लेनी होगी, वोट भी लेना होगा। तलाल चौधरी की बातें तो आपने सुनी, लेकिन मरियम नवाज की मीडिया टॉक पर तहरीक इंसाफ ने सख्त रद्द-ए-अमल दिया है। इमरान खान बोले कि मरियम नवाज को सरकारी प्रोटोकॉल देना और पुलिस अफसर का सल्यूट करना नाकाबिले फहम है। उन्होंने सवाल किया कि यहाँ जमहूरी निज़ाम है या बादशाहत। मरियम नवाज की पेशी पर PTI चेयरमैन का रद्द-ए-अमल आया। कहा नवाज एक आम शहरी हैं, इस तरह का सरकारी प्रोटोकॉल देना और पुलिस अफसर का सल्यूट करना समझ से बालातर है। उन्होंने कहा कि शहजादी मरियम की पेशी के बाद अब आवाम को तय करना होगा कि यहाँ जमहूरियत है या बादशाहत। वो इन्वेस्टिगेशन करने के लिए इनको बुला रहे हैं और ये इस तरह कर रहे हैं कि मुगल आजम शहजादे और शहजादियां ऐसे जा रहे हैं जैसे पता नहीं कितना जुल्म हो रहा है इनके ऊपर। और वो 2500 पुलिस, एक प्राइम मिनिस्टर की बेटी आम शहरी है, वो इस तरह जा रहा है जिस तरह हाथ रहा है, पुलिस सलूट कर रही है उसको। वो है कौन? वो आम सिटीजन है पाकिस्तान शहर की। ये है पाकिस्तान की तबाही की वजह। PTI रहनुमा फवाद चौधरी ने तो मरियम नवाज की मीडिया टॉक को मुज़हका खेज करार दे दिया। मरियम नवाज फ्रंट वुमेन है अपने वालिद की इस सारे तमाशे में। शफकत महमूद बोले हुक्मरान सरकारी मुलाजमीन को डरा धमका रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट नोटिस ले। आप अगर ठीक ना हुए तो 10 तारीख के बाद हम आपका हिसाब किताब करेंगे। मैं ये रिक्वेस्ट करता हूं, इन थ्रेट्स का सुप्रीम कोर्ट को नोटिस लेना चाहिए। PTI रहनुमाओं का कहना था कि आप बेटियों के नाम पर पैसा रख दें तो ठीक है, लेकिन जब उनसे पैसों का पूछा जाए तो कहा जाता है कि बेटियों की इज्जत नहीं की जा रही। नाज़िम नवाज शरीफ 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर ताजिकिस्तान पहुंच गए हैं। ताजिक सदर इमाम अली रहमान से 1-on-1 मुलाकात उन्होंने की। वज़ीर आज़म ने शंघाई ताउन तंजीम में ताजिकिस्तान की हिमायत पर उनका शुक्रिया भी अदा किया। और मीडिया से बात में नवाज शरीफ का कहना था कि हर वज़ीर आज़म को 5 साल पूरे करने चाहिए, जमहूरियत को आगे बढ़ना और तरक्की का अमल जारी रहना चाहिए। आज़म नवाज शरीफ और उनके वफ्द का दुशंबे पहुंचने पर ताजिक सदर ने इस्तकबाल किया। फौजी दस्ते की जानिब से एयरपोर्ट पर सलामी पेश की गई। दुशंबे पहुंचने पर मीडिया से गुफ्तगू में उनका कहना था कि सियासी उतार चढ़ाव से स्टॉक एक्सचेंज में हजारों पॉइंट्स का गिराव आया, इसलिए ऐसी सूरत हाल नहीं होनी चाहिए और हालात ठीक रहने चाहिए।
ताजिक सदर के हमरा मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में वज़ीर आज़म का कहना था कि तवानाई और तजारती शोबों में मंसूबों पर तेजी से काम हो रहा है। इक्तिसादी राहदारी और दीगर शोबों को बेहतर बनाने पर इत्तेफाक है। ताजिक सदर का इस मौके पर कहना था कि पाकिस्तान और ताजिकिस्तान के करीबी ताल्लुकात हैं जो मुस्तकबिल में मजीद मजबूत होंगे। वज़ीर आज़म के दौरे के दौरान मुख्तलिफ मुफाहमती यादाश्तों और मुआहिदों पर दस्तखत किए जाएंगे, जबकि पाक ताजिक मुश्तरका बिजनेस काउंसिल का इजलास भी होगा। वज़ीर आज़म कल 4 मुल्की सरबराह कॉन्फ्रेंस में भी शिरकत करेंगे। समिट में खित्ते की सूरत हाल और इलाकाई मामलात पर तबादला ख्याल किया जाएगा। पाक फौज ने नसर मिसाइल का कामयाब तजुर्बा किया है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने मिसाइल तजुर्बे का खुद मुशाहिदा किया और साइंसदानों और इंजीनियर्स को मुबारकबाद भी दी। उनका कहना है कि तजुर्बे ने भारतीय कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्राइन पर पानी फेर दिया। ISPR के मुताबिक जमीन से जमीन पर कम फासले तक मार करने वाले बैलिस्टिक मिसाइल नसर का कामयाब तजुर्बा किया गया। मिसाइल 60 से 70 किलोमीटर तक हदफ को मुकम्मल दुरुस्तगी से निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। इस मौके पर आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा, पाकिस्तान की दफाई सलाहियत जारह पड़ोसी से अमन की जमानत है। जंग से हर कीमत पर बचना चाहिए। पाकिस्तान से दफाई सलाहियत का वाहिद मतलब ये है कि कोई हमसे जंग का ख्याल भी दिल में न लाए। उनका कहना था कि मुज़ाकरात से क़याम अमन के लिए हुकूमत की तमाम कोशिशों की मुकम्मल हिमायत करते हैं। आर्मी चीफ ने स्ट्रेटेजिक फोर्स की ऑपरेशनल तैयारियों और तरबियत को सराहा और जोहरी असासों के मौसर कमान एंड कंट्रोल पर इत्मीनान का इजहार किया। आपको खबर दें कि इंटरबैंक में अमरीकी डॉलर की कदर में एक रोज के दौरान रिकॉर्ड इजाफा हुआ, जो 44 महीने की बुलंद तरीन सतह 108 रुपए तक पहुँच गया। माहिरीन इस बारे में कहते हैं कि डॉलर की कीमत महंगाई में इजाफे का खदशा है। इस पे मजीद रिपोर्ट करेंगे सफ्तर अब्बास। स्टेट बैंक पहले तो 105 की सतह पर डॉलर को मेंटेन कर रहा था, लेकिन आज उसने एकदम ही ये बम फोड़ा और 108 रुपए तक कोई जो है जिसे कहते हैं कि अपनी मुदाखलत नहीं की मार्केट में और 108-108.25 के दरमियान रहा। तो ये बहुत ज़रूरी था। मेरे ख्याल से पहली किस्त आ गई है, हो सकता है कि अगले चंद महीनों में दूसरी किस्त भी आ जाए। डॉलर की कीमत में इजाफे ने कारोबारी हलकों में खलबली मचा दी, जिससे एक तरफ बरामदात में इजाफा होगा, वहीं दूसरी तरफ अवाम को महंगाई में इजाफा भी भुगतना पड़ेगा। माहिरीन कहते हैं डॉलर की कीमत में अचानक इजाफे ने गैर यकीनी सूरत हाल पैदा कर दी। दरामदी अशिया तो लाजमी, हम क्योंकि ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं और एक्सपोर्ट कम करते हैं तो वो बढ़ेंगी, तो आम आदमी के लिए थोड़ी सी महंगाई होगी। इंटरबैंक में डॉलर 3 रुपए 10 पैसे इजाफे से 108 रुपए और ओपन मार्केट में 3.5 रुपए बढ़कर 108 रुपए 50 पैसे पर पहुंच गया। सफदर अब्बास, आज न्यूज़।